गांधीनगर के एक कोर्ट ने आसाराम बापू को दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को कोर्ट ने मामले में आसाराम को दोषी ठहराया था। सरकारी वकील के मुताबिक कोर्ट ने आसाराम को सेक्शन 342, 357, 376 और 377 के तहत दोषी करार दिया है, जिसके बाद अब मामले में सजा का ऐलान किया गया है। आसाराम को महिला शिष्य से रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसमें छोटी बहन के आरोप पर आसाराम के बेटे नारायण साई को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। वहीं अब बड़ी बहन के आरोपी आसाराम को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आसाराम जोधपुर जेल में बंद है और रेप के एक अन्य मामले में पहले ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जिस मामले में आसाराम को इस बार दोषी पाया गया है, उसकी सुनवाई भी करीब 9 साल तक चली है। मामले में कुल 68 लोगों के बयान दर्ज किए गए। केस में 8 आरोपी थे, जिनमें से एक आरोपी सरकारी गवाह बन गया था। वहीं आसाराम के वकील ने हाई कोर्ट का रुख करने की बात कही है। वकील ने कहा कि सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। पाकिस्तान के पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में एक मस्जिद में जोहर की नमाज अदा कर रहे पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने कहा कि लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया कि एक हमलावर ने मस्जिद में खुद को उड़ा लिया, यानी आत्मघाती हमला किया। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवादी उन लोगों को निशाना बनाकर डर पैदा करना चाहते हैं जो पाकिस्तान की रक्षा करने का कर्तव्य निभाते हैं। जियो न्यूज के मुताबिक प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। गौरतलब है कि पेशावर मस्जिद हमला टीटीपी द्वारा सुरक्षा बलों और उनके ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। सूत्रों ने बताया कि पेशावर के पुलिस प्रमुख मोहम्मद इजाज खान ने स्थानीय मीडिया को बताया कि विस्फोट के समय 300 से 400 पुलिस अधिकारी इलाके में थे। एक बयान में शरीफ ने कहा कि हमले के पीछे शामिल लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। पूरा देश आतंकवाद के खतरे के लिए एकजुट खड़ा है। गौरतलब है कि धमाका करीब 1:30 पर अफगानिस्तान के साथ देश की सीमा के पास स्थित उत्तर पश्चिम शहर में दोपहर की नमाज के दौरान हुआ। में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक दल राज्य में सक्रिय हो चुके हैं। वहीं अगर सत्तारूढ़ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कर्नाटक के लिए कमर कस ली है। बता दें कि 6 फरवरी को पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। गौरतलब है कि इस महीने भी पीएम मोदी कर्नाटक का 2 बार दौरा कर चुके हैं, जिसमें राज्य को करोड़ों की सौगात दी थी। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। बता दें कि राज्य को एक बार फिर कई सौगातें मिलने वाली हैं। दरअसल 6 फरवरी को पीएम मोदी बेंगलुरु जाएंगे। सुबह 11:30 पर पीएम इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में इंडिया एनर्जी वीक का कार्यक्रम होगा, जिसमें पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे बेंगलुरु से तुमकुरू पहुंचेंगे। साथ ही पीएम मोदी तुमकुरू में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी तुमकुरू में ही जल जीवन मिशन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। गौरतलब है कि बीते सप्ताह अमित शाह भी कर्नाटक के दौरे पर थे और उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी राज्य का दौरा कर चुके हैं। बता दें कि कर्नाटक में इस साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी के वक्त को कम करने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। अब खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। खुद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि पीएम मोदी 4 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा सेक्शन का उद्घाटन करेंगे, जिससे दिल्ली और जयपुर के बीच की यात्रा का वक्त घटकर करीब 2 घंटे से भी कम हो जाएगा। लेकिन अब नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी तारीख में बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कार्यक्रम की तारीख में बदलाव हुआ है। अब पीएम मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली और मुंबई के बीच बनाया जा रहा एक्सप्रेसवे 1390 किलोमीटर लंबा है, जिसके बनने से दिल्ली और मुंबई के बीच का सफ़र 24 घंटे के बजाय मात्र 12 घंटे में पूरा हो सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट अगले साल मार्च में पूरा होने की उम्मीद है। ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे है जो 12 लेन तक बढ़ाया जाएगा।
एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगा। प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना के फर्स्ट फेज के तहत बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि विशाखापट्टनम जल्द ही राज्य की राजधानी बनेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 3 और 4 मार्च को होने वाले वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के लिए विशाखापट्टनम में उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। जगनमोहन रेड्डी मंगलवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को विशाखापट्टनम आमंत्रित करने आया हूं, जो आने वाले दिनों में हमारी राजधानी बनने जा रहा है। मैं आने वाले महीनों में विशाखापट्टनम शिफ्ट हो जाऊंगा। Here I am to invite you to Visakhapatnam, which is going to be our capital in the days to come. I myself would also be shifting over to Visakhapatnam in the months to come as well. And we are organizing this global summit, investor summit in Visakhapatnam on March 3rd and 4th. And I take this opportunity to personally invite all of you to this summit in Visakhapatnam and request all of you to not only come over there, but also put in a strong, good word to your colleagues abroad to come and visit us, see for themselves how easy it is to do business in our state of Andhra Pradesh. And my profound thanks once again, because all of you have taken out the time to come and see us here. And I look forward to meeting you, all of you, once again in Visakhapatnam. Thank you. आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सत्र का पहला पार्ट 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा पार्ट 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि सत्र में तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी होनी चाहिए। इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट, सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने सोमवार देर रात 12:05 पर पीसीआर कॉल कर अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कॉल करने वाले शख्स की पहचान की। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिल्ली के मुंडका का रहने वाला है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरोपी का नाम जयप्रकाश बताया गया है। आरोपी का दिमागी इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि पीसीआर कॉल करने के बाद पुलिस ने कॉल करने वाले शख्स की शिनाख्त की
और कुछ ही वक्त में उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी का इलाज दिल्ली के गुलाबी बाग में चल रहा है, जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जयप्रकाश दिल्ली गेट स्थित एक आई सेंटर में हेल्थ वर्कर के तौर पर काम करता है और उसका इलाज मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास चल रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ की कोशिश कर रही है। आरोपी के दिमागी रूप से बीमार होने के कारण उससे सख्ती से पूछताछ नहीं की जा रही है।